तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एक बार फिर से हिंदी साहित्य अध्ययन की श्रृंखला में एक बार फिर से हम सभी लोग एक दूसरे से मुखातिब होने हेतु तैयार हो चुके हैं। तो सभी मित्र एक काम किया करिए, सेशन से जुड़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। ये काम तो जरूर आपको कर देना चाहिए। आज की श्रृंखला लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा और उसके काल विभाजन के विषय में दूसरा लेक्चर यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले एक लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा और काल विभाजन के संबंध में अध्ययन किया था। जहाँ तक हमारा अध्ययन पहुंचा था, मिस्र बंधुओं के इतिहास तक हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज के इस कड़ी में हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। जोरदार उम्दा सेशन आपके लिए होने वाला है ये, और उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो हिंदी साहित्य में टीजीटी पीजीटी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पर निकाल करके आपके सामने एक निचोड़ के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये क्लास बहुत बड़े चैनल की क्लास तो नहीं है, लेकिन बहुत मारक क्लास होने वाली है। ये मैं आपसे वादा ज़रूर कर सकता हूँ। ये क्लास मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाएं। आज के डेट में जहां पर पेड कोर्सेस लोग खरीद करके सफलता सुनिश्चित कर रहे हैं, वो सभी कंटेंट जो आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बेहतर तरीके से तैयार होने चाहिए, वो कंटेंट आपको मिलते हैं निःशुल्क। बस इसकी एक कंडीशन है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बस इतना सा शुल्क है इसका केवल। अब बात यह है कि हम आपके सामने चेहरा तो लेकर के आ नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास उतने संसाधन नहीं हैं। हाँ, जितने भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, उन संसाधनों से भी हम बेहतर कर सकते हैं। तो वो बेहतर हम कर रहे हैं आपके सामने। चलिए, इसको लेकर के परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती, तैयार करना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है, फिर मैटर को अरेंज करना पड़ता है। पहले तो पढ़ना होता है, फिर निकालना होता है पॉइंट, फिर उसको तो समझ सकते हैं कि कितना मेहनत लगता है, कितना टाइम लगता है। आइए, मिस्र बंधुओं के इतिहास के बाद जो हमको जानकारी लेना है, जो हमको पढ़ना है, वो आता है अब हमारा दूसरा अध्ययन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यहीं पर हमारी बातचीत कल के सेशन में समाप्त हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अब 7वें नंबर पर आ जाते हैं। इनका जो साहित्यिक ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी। इस ग्रंथ का अगर हम परिचय की बात करें, तो इस ग्रंथ का जो परिचय है, प्रथम परिचय की बात करें, तो नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा संपादित हिंदी शब्द सागर की भूमिका, ध्यान दीजिएगा, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में 1929 में हिंदी साहित्य का विकास नाम से मिलता है। असल बात यह है कि जो काशी नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी शब्द सागर निकलता था पत्रिका, उसकी भूमिका में इन्होंने ये लिख डाला पूरा। अब भूमिका तो इतनी बड़ी होती नहीं है, किसी भी पुस्तक की, किसी भी कृति की या किसी भी पत्रिका की भूमिका इतनी बड़ी नहीं हो सकती है जितनी बड़ी इन्होंने 200 पेजों से ऊपर केवल इन्होंने क्या लिख डाला था, भूमिका। इसलिए बाद में इसे स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रकाशित करवाया गया। 1929 के मध्य में ही एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में इसका प्रकाशन हुआ। हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल में बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा का प्रमुख रूप से स्थान आता है। ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, तैयार रखिएगा, ये सवाल आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1905 में हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य से जुड़े। यह भी एक महत्वपूर्ण है कि शुक्ल जी अ, हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य से कब जुड़े थे। तो 1905 में ये हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य से जुड़ते हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब होती है? 1893 ईस्वी में। ये बड़े ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट आते हैं, और ऐसे ही ये सवाल होते हैं कि इस पर यदि उत्तर याद है, कन्फर्म है, तो आपको उत्तर मिलेगा, अन्यथा गलती हो जाएगी। तो दो तीन मुद्दे यहाँ पर आपको क्लियरली जान लेना चाहिए कि 1905 में हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य से ये संबंधित होते हैं, जुड़ते हैं। और जो काशी नागरी प्रचारणी सभा है, इसकी स्थापना 1893 में होती है। आगे बढ़ते हैं, 1940 ईस्वी की बात करते हैं। तो 1940 में शुक्ल जी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ का पुनः प्रकाशन संशोधित एवं परिवर्धित रूप में हुआ था। संशोधित और परिवर्धित रूप में शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का पुनः प्रकाशन हुआ था। ठीक। आचार्य शुक्ल ने एक सवाल बनता है कि आचार्य शुक्ल ने कौन सी पद्धति पर
लिखा था अपना इतिहास ग्रंथ। तो आचार्य शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति, ध्यान दीजिए, विधेयवादी पद्धति पर फ्रेंच विद्वान तेन का अनुसरण करते हुए इतिहास लेखन का कार्य किया है। तो इसमें ये सभी बातें महत्वपूर्ण हैं कि शुक्ल जी का जो इतिहास ग्रंथ है कौन सी पद्धति पर लिखा गया है, तो विधेयवादी पद्धति है और फ्रेंच विद्वान तेन का अनुसरण करते हुए इन्होंने इतिहास लेखन का कार्य किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरे नामकरण प्रवृत्ति को काम में लाई, अर्थात कि उन्होंने काल विभाजन करते प्रत्येक काल के दो नाम बताए हैं। तो दोहरे नामकरण पद्धति का प्रयोग किया है इन्होंने। ये इनके साहित्य इतिहास का एक महत्वपूर्ण पहलू आ जाता है। दोहरे नामावली या नाम पद्धति का प्रयोग इन्होंने किया है यहाँ पर। कुल रचनाकार कितने इसमें शामिल किए गए हैं, तो आइए कुछ एडिशनल जानकारी यहाँ से हम सभी लोग अर्जित करते हैं। एडिशनल जानकारी, कुछ अन्य जानकारियों की तरफ चलते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हम लोग नोट कर लेते हैं अन्य जानकारियों को लेकर के। चलिए सॉरी, आइए अब यहाँ पर अन्य जानकारियों की बात करें तो एक महत्वपूर्ण चीज़ क्या समझिएगा, प्रकाशन वर्ष पहला तो ये जानना होगा कि इनके इतिहास ग्रंथ का जो प्रकाशन वर्ष है आपको ये याद रखना है। प्रकाशन वर्ष की बात करेंगे तो 1929 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। संशोधन या ऐसे कह लें कि संशोधित व परिवर्धित रूप कब आया प्रकाशित होकर के, तो 1940 में पुनः प्रकाशन हुआ। प्रकाशक संस्था कौन रही है, जो इनके हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रकाशक संस्था की बात अगर करें तो प्रकाशक संस्था कौन रही है, तो वो रही है काशी नागरी प्रचारणी सभा। नागरी प्रचारणी सभा, ये की पॉइंट हैं जिनको आपको याद रखना ही रखना है। नागरी प्रचारणी सभा काशी, 1893 में इसकी स्थापना हुई थी, एक यह भी बात आपको ध्यान में रखना होगा। और 1905 से शुक्ल जी इसके संपादन कार्य से संबंधित होते हैं या जुड़ते हैं। अब आते हैं विधेयवादी पद्धति का प्रयोग इन्होंने किया अपने हिंदी साहित्य के लेखन में, इतिहास के लेखन में। और दूसरी चीज़ है कुल मिला जुला करके अगर हम रचनाओं की बात करें तो कुल कितने रचनाकारों को शामिल करते हैं, ये कुल रचनाकार शामिल करते हैं 997, ध्यान दीजिएगा, लगभग 1000 कह सकते हैं आप। इसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला प्रामाणिक इतिहास कहा जाता है। इसे सही अर्थों में, इसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम प्रामाणिक इतिहास कहा जाता है। ये याद रखने की आवश्यकता है कि सही मायने में प्रथम जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वो कौन सा है, तो शुक्ल जी द्वारा रचित है हिंदी साहित्य का इतिहास। आइए आगे की बातचीत करते हैं। शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था, हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा गया था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 4 गुणों में बांटा है। आगे चर्चा करते हैं। 4 युगों में बांटा है, तो वो कौन कौन से 4 युग हैं, 4 युगों की बात कर लेते हैं। शायद इसके पहले उच्चारण मेरा दूसरा था कोई। आइए आचार्य शुक्ल द्वारा किया गया काल विभाजन व नामकरण की बात करें तो सबसे पहला आता है कौन सा, आदिकाल। आदिकाल या वीरगाथा काल जिसको कहते हैं 1050 से लेकर के 1375 विक्रमी संवत। यदि आपको समय और तिथियां याद रखना है तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको शुक्ल जी के अकॉर्डिंग ही याद रखना है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि जितनी बार हो सके उतनी बार आप इसको इम्पॉर्टेंट के रूप में लिख सकते हैं। आदिकाल जिसको सर्वाधिक बल इन्होंने किसको नाम कर दिया था, वीरगाथा काल कहा था इन्होंने आदिकाल को। आदिकाल ना कह करके ये समझ जाइए कि इसको फोकस इन्होंने विशेष तौर पर किस पर किया था, वीरगाथा काल पर। समय कितना इसका होता है, 1050 से लेकर के 1375। दूसरा जो होता है वो भक्ति काल या जिसको पूर्व मध्यकाल कहा जाता है, 1375 से 1700 ईस्वी। ध्यान दीजिए। रीतिकाल या जिसको उत्तर मध्यकाल के नाम से पुकारा जाता है वो 1700 से लेकर के 1900 पड़ता है। आधुनिक काल की बात करें जिसको गद्य काल कहते हैं, 1900 से लेकर के अब तक, ये आधुनिक काल ही चल रहा है भाई अभी तक।
अब बात यहाँ पर दोबारा से सुन लीजिएगा। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम देने पर ज़्यादा बल दिया। 1050 से लेकर के 1375 विक्रम संवत तक इसका ये है। भक्ति काल या जिसको पूर्व मध्य काल कहेंगे 1375 से 1700। इसके बाद रीति काल की बात करें या उत्तर मध्य काल की बात करें तो 1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से लेकर के अभी तक। यहाँ पर विशेष बात यह है कि आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा को भी दो भागों में डिवाइड किया है। पहला जो है वो अपभ्रंश या प्राकृत भास काल, जिसको बोलते हैं प्राकृताभास काल, 1050 से लेकर के 1200 विक्रमी संवत तक इसको रखा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो अपभ्रंश या प्राकृताभास काल है 1050 से लेकर के 1200 विक्रमी संवत तक इसका ये ड्यूरेशन मानते हैं। यानी कि अपने आदि काल में जो वीरगाथा काल की ये शुरुआत मानते हैं वो कहाँ से मानते हैं? 1050 से ही मानते हैं। तो 1050 से लेकर के 1200 विक्रमी संवत तक ये उसको अपभ्रंश या प्राकृताभास काल कहते हैं। और द्वितीय भाग जो होता है उसको वीरगाथा काल कहते हैं, 1200 से लेकर के 1375 विक्रमी संवत तक। तो सही अर्थों में शुक्ल ने जी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में वीरगाथा काल यद्यपि आदि काल को कहा है, लेकिन यदि वीरगाथा काल को सही मायने में कोई समय सीमा बांधी जा सकती है तो वो 1200 से लेकर के 1375 ये खुद शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ में दिया है। आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृताभास काल भी कहा है और अपभ्रंश की अंतिम अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। यही जो अपभ्रंश की अंतिम अवस्था है वही है प्राकृताभास। अपभ्रंश की अंतिम अवस्था को ही प्राकृताभास कहेंगे और यहीं से हिंदी साहित्य का आविर्भाव मानते हैं। तो यहाँ पर हम बात लिख देते हैं अपभ्रंश की अंतिम अवस्था से। अपभ्रंश की अंतिम अवस्था, तो अपभ्रंश की अंतिम अवस्था को किस नाम से जानेंगे? तो अपभ्रंश की अंतिम अवस्था को ही बोलते हैं प्राकृताभास और यहीं से हिंदी साहित्य का आविर्भाव ये स्वीकार करते हैं। हिंदी साहित्य का आविर्भाव यानी साहित्य का प्रारंभ यहीं से ये मानते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। हिंदी साहित्य का आविर्भाव तो हो गया। अच्छा, जब हिंदी साहित्य का आविर्भाव हो गया तो कुछ एडिशनल जानकारियां यहाँ पर ले लेनी जरूरी है। जब हिंदी साहित्य का आविर्भाव हो रहा है यानी प्रारंभ हो रहा है तो पहला कौन सा हो जाएगा व्यक्ति रचनाकार? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मुंज या भोज। मुंज या भोज ऑब्लिक करके लिखिएगा, मुंज या भोज को हिंदी का प्रथम कवि माना है। मुंज या भोज को शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। आइए एक एडिशनल जानकारी यहाँ पर पेज लेकर के हम आपको लिखवा देते हैं और इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करना बहुत आवश्यक है आपके लिए ये वाली बात। यहाँ पर दो बातें आपको नोट करना होगा कि मुंज या भोज, मुंज या भोज ये हो गया शुक्ल जी के अकॉर्डिंग क्या? हिंदी का प्रथम कवि। ठीक है, हिंदी का प्रथम कवि, प्रथम कवि। चलिए हिंदी का प्रथम कवि हो गया कौन? मुंजिया भोज। दूसरी बात करें अगर हम चंद्रवरदाई की, तो चंद्रवरदाई को लेकर के इनका क्या मानना है? चंद्रवरदाई, तो चंद्रवरदाई के संदर्भ में ये कहते हैं हिंदी का प्रथम महाकवि है ये, हिंदी का प्रथम महाकवि, हिंदी का प्रथम महाकवि, हिंदी का महाकवि। वो भी कौन सा महाकवि है ये? प्रथम महाकवि। ये किसने माना है? शुक्ल जी ने माना है। कवियों के निरूपण में समालोचनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। तो पद्धति कौन सी प्रयोग करा है इसने कवियों के निरूपण में? यह भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। कवियों के निरूपण में समालोचनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। किस संदर्भ में किया है भाई? कवियों के निरूपण के संदर्भ में, कवियों के निरूपण के संबंध में समालोचनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। यानी कि प्रत्येक युग की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों का विवेचन किया है। हर युग के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की विवेचना कर युग एवं रचनाकार की प्रवृत्तियों का विश्लेषणात्मक व तुलनात्मक अध्ययन भी इन्होंने
करा है। तो ये 3-4 पॉइंट आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझ लेना होगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल की बात करें अगर हम, तो शुक्ल ने प्रथम कालखंड को वीरगाथा काल नाम देने के पीछे 12 ग्रंथों को आधार के रूप में अपनाया। क्यों इन्होंने आदि काल को वीरगाथा काल नाम दिया है, सवाल ये बनता है। तो इसको लेकर के जो तर्क इन्होंने दिया है कि हमने क्यों आदि काल को वीरगाथा काल के नाम से पुकारा है, तो उसके पीछे ये 12 ग्रंथों को जवाबदेह और जिम्मेदार मानते हैं। कौन से 12 ग्रंथ हैं जिनको ये जवाबदेह जिम्मेदार मानते हैं? उनमें साहित्यिक ग्रंथों की यदि हम बात करें, तो एक तरफ साहित्यिक ग्रंथ हैं, एक तरफ रचनाकार। देखिए ध्यानपूर्वक हैं, और ये जितने हैं ये सब वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। साहित्यिक ग्रंथ की बात करें तो खुमार रासो, दलपति विजय। परमाल रासो की रचना किसने की है? जगनिक ने। बीसल देव रासो की बात करें तो नरपत नाल। विजयपाल रासो की बात करें तो नल सिंह। हमीर रासो की बात करें तो जोधराज या इसी को सारंगधर कहते हैं। पृथ्वीराज रासो की बात करें तो चंद्रवरदाई। ये 6 हो गए। 6 और जो आते हैं वो कौन है? कीर्तिलता, विद्यापति, कीर्ति पताका, विद्यापति, पदावली, विद्यापति। जय मयंक जस चंद्रिका, मधुकर भट्ट। किसने है भाई? मधुकर भट्ट। जयचंद प्रकाश, भट्ट केदार। अमीर खुसरो की पहेलियाँ या मुकरियाँ अमीर, तो यहाँ पर आ जाएगा कौन? मुकरियाँ अमीर खुसरो आ जाएगा। यहाँ पर ये वो 12 रचनाएं हैं जिनके आधार पर इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम दिया है। वीरगाथा काल नाम देने के पीछे जिन 12 ग्रंथों को आधार बनाया गया, उनमें से आचार्य शुक्ल ने किन किन रचनाओं को अपभ्रंश की कोटि में रखा है, ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। यह भी आपसे पूछा जाता है क्योंकि अपभ्रंश की अंतिम अवस्था से ही हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, वीरगाथा काल नाम देने के पीछे जिन 12 ग्रंथों को आधार बनाया, उनमें से शुक्ल जी किन किन रचनाओं को अपभ्रंश की कोटि में रखते हैं, तो याद रख लीजिए उसको। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, हमीर रासो, विजयपाल रासो। पीछे एक कदम हम आगे बढ़ेंगे तो कौन कौन आ जाएगा भाई? तो कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये 2 रचनाएं किस में लिखी गई हैं? अपभ्रंश में स्वीकार की गई हैं। और कौन सा आएगा भाई? हमीर रासो। और कौन आएगा? विजयपाल रासो। ये जो हैं ये अपभ्रंश की रचनाएं होती हैं, या इनको अपभ्रंश की कोटि में। और जो बाकी बची हुई 8 रचनाएं होती हैं वो देसी भाषा में लिखी गई हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 4 कौन सी हो गई? कीर्ति लता, कीर्ति पताका, हमीर रासो, विजयपाल रासो। ये 4 रचनाएं किस में हैं? अपभ्रंश की कोटि में हैं। और जो बची हुई 8 रचनाएं हैं वो देसी भाषा के कोटि के अंतर्गत आती हैं। आगे बात करें इन 12 रचनाओं में से जो जय मयंक जस चंद्रिका है, कौन सी? जय मयंक जस चंद्रिका तथा जयचंद प्रकाश अनुपलब्ध हैं, ये उपलब्ध नहीं होती। इनका उल्लेख बीकानेर के कवि दयाल दास खींची रचित राठौड़ारी ख्यात रचना में प्राप्त होती है। यह भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इन 12 रचनाओं जिनको आधार बना करके शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था, उनमें से जय मयंक जस चंद्रिका और जय चंद प्रकाश अनुपलब्ध हैं। तो इनका प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो बीकानेर के कवि दयाल दास खींची द्वारा रचित राठौड़ा रीत ख्याति रचना से प्राप्त होता है। आचार्य शुक्ल ने अपने ग्रंथ में 1000 रचनाकारों यानी कवियों, वही 997 रचनाकारों का उल्लेख किया है, तो उसको मोटा मोटा 1000 कह देते हैं। इस ग्रंथ की रचना उन्होंने एक इतिहासकार की तरह न करते हुए समालोचक दृष्टि से की है। इस ग्रंथ की रचना में शुक्ल जी ने केदारनाथ पाठक का विशेष आभार व्यक्त किया है। वे धन्यवाद को आजकल की एक बदमाशी समझते हैं। यह कथन शुक्ल जी ने केदारनाथ पाठक के संबंध में कहा है। तो इसको भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये, कि धन्यवाद को आजकल क्या समझते हैं? बदमाशी समझते हैं। ये किसके विषय में कहा गया है? तो शुक्ल जी ने कहा है केदारनाथ पाठक के विषय में। इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखिएगा इसका। अपने ग्रंथ में शुक्ल जी दास जी शब्द का जो प्रयोग करते थे, चूंकि ये क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन एकदम नया नया क्वेश्चन था, तो ध्यान दीजिएगा। जो दास जी शब्द है वो भिखारी दास के लिए इन्होंने बार बार प्रयोग किया है। इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं क्या कहा है? औहट्ट कहा है। ध्यान दीजिएगा।
इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग भी आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व ही है। ये किसके संबंध में बात आती है? कीर्ति लता के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। क्योंकि कीर्ति लता किसके अंतर्गत है भाई? कीर्ति लता उस रचना में से है जिन 12 रचनाओं को आधार बना करके शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। कीर्तिलता उनमें से एक है जो कि अपभ्रंश की कोटि के अंतर्गत रखते हैं। उसी कीर्तिलता के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट्ट कहा है, जबकि शुक्ल जी उसको किस कोटि के अंतर्गत रखते हैं? अपभ्रंश की कोटि के अंतर्गत रखते हैं। बीच बीच में मैथिली भाषा का भी प्रयोग है। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व ही है। ठीक है। देसिल बैना सब जन मिठा ते तेसु अपऊ अवट्ठा, ये विद्यापति कीर्तिलता के संबंध में कहते हैं। अपनी बात को लेकर के, अपनी बाणी को लेकर के स्वयं वो कहते हैं कि हमने अवहट्ट का प्रयोग किया था। यानी कि इस भाषा जो उस पुस्तक की थी उसको स्वयं विद्यापति भी स्वीकार करते हैं कि अवहट्ट है, लेकिन शुक्ल जी उसके विषय में कहते हैं अपभ्रंश की कोटि में रखते हैं। ये आपको महत्वपूर्ण तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम जानकारी लेते हैं शुक्ल जी द्वारा रचित कुछ अन्य ग्रंथों के विषय में। उसके पश्चात फिर शुक्ल जी के इतिहास को लेकर के कुछ और महत्वपूर्ण कथनों की बात कर लेंगे। तो देखिए, शुक्ल जी के इतिहास, अन्य अन्य ग्रंथों की बात करें तो रस मीमांसा बेहद महत्वपूर्ण है, आलोचनात्मक ग्रंथ है यह। भ्रमर गीत सार का संपादन इन्होंने किया है। चिंतामणि निबंध संग्रह 4 भागों में प्रकाशित हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जायसी, तुलसी और सूरदास का त्रिवेणी नाम से निबंध लिखे हैं। पद्मावत के 57 खंडों का नामकरण इन्होंने किया है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। दोबारा से रिवाइज कर लीजिए एक बार। रस मीमांसा आलोचनात्मक ग्रंथ है। भ्रमर गीत सार का संपादन किया है। चिंतामणि को 4 भागों में इन्होंने प्रकाशित करवाया है। जायसी, तुलसी, सूरदास, त्रिवेणी नाम से इन्होंने निबंध लिखा है। पद्मावत के 57 खंडों का नामकरण इन्होंने किया है। अब आगे बढ़ते हुए कुछ एडिशनल जानकारियां इनके साहित्य इतिहास के विषय में हम लोग अगले पेज पर प्राप्त कर लेते हैं। चलते हैं, बातचीत करते हैं अब कुछ एडिशनल। शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए जिन स्रोतों को आधार के रूप में अपनाया था वो आप जान लीजिए। तो यहाँ पर नोट ही कर देते हैं उसको, आप भी लिख लीजिएगा, पॉइंट के रूप में लिख लीजिएगा कि शुक्ल जी ने हाँ, थोड़ा सा लेखन की प्रक्रिया स्लो रहेगी क्योंकि इससे पहले आपने टाइप मैटर देखा है, तो आपके अंदर एक वो इच्छा बनी होगी कि जल्दी जल्दी चल के ख़त्म करें। तो शुक्ल जी ने अपने इतिहास, तो थोड़ी सी बातें जो एडिशनल आएंगी वो बाद में पढ़ता हूँ, तो लगता है कि इसको तो मैंने टाइप में लिया नहीं, तो उसको मैं समझता हूँ कि बाद में लिखवा दूंगा। तो अपने इतिहास ग्रंथ के लिए, अपने इतिहास ग्रंथ के लिए जिन स्रोतों को आधार बनाया, जिन स्रोतों को आधार बनाया, जिन स्रोतों को आधार बनाया वो कौन कौन से हैं? तो आइए उनकी बात कर लेते हैं। पहली पुस्तक मिस्र बंधु विनोद, जो इनके ठीक पहले प्रकाशित हुई थी हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में। तो यहाँ पर मिस्र बंधु विनोद ये हो गया पहली पुस्तक स्रोत के रूप में। दूसरा, हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हिंदी कोविद रत्नमाला ये पुस्तक किसने लिखी है? तो हिंदी कोविद रत्नमाला को लिखा है श्याम सुंदर दास ने, श्याम सुंदर दास ने। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कविता कौमुदी, तीसरा जो ग्रंथ इन्होंने आधार के रूप में स्वीकार किया वो कौन सा है भाई? कविता कौमुदी, कविता कौमुदी। इसको किसने लिखा है? तो कविता कौमुदी को राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है ये कविता कौमुदी। ब्रज माधुरी सार, वियोगी हरि, ब्रज माधुरी सार, आइए, ब्रज माधुरी सार, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? तो वियोगी हरि, वही वियोगी हरि, वियोगी होगा पहला कवि, आ से निकला होगा। तो यहाँ पर मिस्र बंधु विनोद जो कि मिस्र बंधुओं के द्वारा रचित है, हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास ने, कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी, ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि, इन पुस्तकों को शुक्ल जी ने
अपने इतिहास लेखन में क्या बनाया था, स्रोत के रूप में अपनाया था, सोर्सेस के रूप में अपनाया था। शुक्ल जी अपने इतिहास ग्रंथ के विषय में भी कुछ वक्तव्य देते हैं। आइए उन वक्तव्यों की बात कर लेते हैं जो कि शुक्ल जी के शब्दावलियां होंगी, ध्यान दीजिएगा, और ये बेहद महत्वपूर्ण होने वाली हैं आपके एग्जाम के लिए। तो शुक्ल जी द्वारा अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में क्या कहा गया था। इन्होंने कहा था कि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य इतिहास को सुव्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, कवि की तारीफ करना नहीं था। ठीक है, तो उद्देश्य क्या था इनका, मैं संक्षिप्त रूप में लिख देता हूँ। ये अपने हिंदी साहित्य के विषय में कहते हैं कि जो इन्होंने लिखा है उसके विषय में ये बताते हैं कि मेरा उद्देश्य क्या था। मेरा उद्देश्य था साहित्य के इतिहास का तार्किक व सुव्यवस्थित ढांचा खड़ा करना। साहित्य के इतिहास का सुव्यवस्थित ढांचा खड़ा करना, सुव्यवस्थित ढांचा खड़ा करना, ये मेरा उद्देश्य था। खड़ा करना मेरा उद्देश्य था, ये शुक्ल जी कहते हैं। परिभाषा आप अपने हिसाब से लिखें, हम याद करने के लिहाज से बता रहे हैं कि जैसे हमें याद आएगी। कि इनका वक्तव्य है कि मेरा उद्देश्य था कि मैं साहित्य के इतिहास का एक सुव्यवस्थित व तार्किक ढांचा खड़ा करूं, कवि की तारीफ करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य कवियों की तारीफ करना नहीं था। आगे कहते हैं, विद्वानों की बात करें अगर हम, शुक्ल जी के अलावा कौन क्या कहता है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं इनके साहित्य इतिहास के विषय में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या वक्तव्य है जो परीक्षा में आ सकता है, केवल हम उन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि शुक्ल जी ने पहली बार साहित्य इतिहास को इतिवृत्तात्मक पिटारी से बाहर निकाला। पहली बार क्या कहते हैं ये, कि पहली बार साहित्य इतिहास को इतिवृत्तात्मक पिटारी से बाहर निकाला। इतिवृत्तात्मक, सॉरी फॉर मिस्टेक, इतिवृत्तात्मक पिटारी से बाहर निकाला। पिटारी से बाहर निकाला, ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास को लेकर के, कि पहली बार शुक्ल जी ने साहित्य इतिहास को इतिवृत्तात्मक पिटारी से बाहर निकाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण है इनका वक्तव्य। डॉक्टर बच्चन सिंह ये क्या कहते हैं शुक्ल जी के इतिहास को लेकर के, ये कहते हैं कि नए इतिहासकार के लिए शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ एक चुनौती है, नए लोगों के लिए, नए इतिहासकारों के लिए। आइए नोट कर लेते हैं, नए इतिहासकार के लिए यह ग्रंथ एक चुनौती है। यह ग्रंथ एक चुनौती है, ये बच्चन सिंह कहते हैं शुक्ल जी के इतिहास के विषय में। आगे बात करें, डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि शुक्ल जी हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं जो साहित्य की पारंपरिक इतिहास लेखन पद्धति को बदलकर एक ऐसी शैली का विकास करते हैं जो कविवृत्त परिचय जैसी कथित इतिहास लेखन की सीमाओं को उजागर कर एक वैज्ञानिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण को उजागर करती है। ये वक्तव्य दिया है किसने, ये डॉक्टर नगेंद्र जी ने दिया है। तो इतना बड़ा पैराग्राफ है इसका, तो मैं बोल दे रहा हूँ। यदि आप सुन कर लिख रहे होंगे, देख और सुन करके दोनों कार्यक्रम आपका चल रहा होगा, तो आप सुन करके लिख लीजिएगा कि शुक्ल जी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं जो साहित्य की पारंपरिक इतिहास लेखन पद्धति को बदलकर एक शैली का विकास करते हैं जो कि कविवृत्त परिचय जैसी कथित इतिहास लेखन की सीमाओं को उजागर कर एक वैज्ञानिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण को उजागर करती है। ये डॉक्टर नगेंद्र का वक्तव्य है शुक्ल जी के इतिहास को लेकर के। चलिए, शुक्ल जी के विषय में बात हो गई है संपन्न। अब हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे, चर्चा परिचर्चा करेंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के इतिहास ग्रंथ की तरफ आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, तो अगली कड़ी में आते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। इनका जो साहित्यिक ग्रंथ है वो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है। 1938 में इसकी रचना की गई है। कब की गई है? 1938 ईस्वी में। इनके इतिहास ग्रंथ की पद्धति कैसी है? आलोचनात्मक है।
यह इतिहास ग्रंथ नागपुर विश्वविद्यालय के शोध प्रबंध के रूप में लिखा गया था। कहाँ पर? नागपुर विश्वविद्यालय के शोध प्रबंध के रूप में इसको लिखा गया था। यह अधूरा इतिहास ग्रंथ है। इसमें 693 से 1693 ईस्वी तक का ही विवरण है, माने कि आदि काल से लेकर के भक्ति काल तक का ही केवल विवरण प्राप्त होता है, इसलिए इसको अधूरा माना जाता है। इस ग्रंथ में काल विभाजन करते हुए जो महत्वपूर्ण बातें आती हैं उस पर चलते हैं। काल विभाजन करते हुए रामकुमार वर्मा ने हिंदी के प्रथम कालखंड को क्या नाम दिया है? संधि काल या चारण काल कहा है। वैसे तो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि संधि काल ही चारण काल है, और कुछ ये मानते हैं कि संधि काल और चारण काल दो अलग अलग हैं। अगर दो को अलग अलग माना जाए, संधि काल को अलग, चारण काल को अलग, तो कुल कालखंड कितने हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं। यदि संधि काल को चारण काल को एक माना जाए तो कुल 4 होते हैं। संधि काल का जो समय सीमा है वो कितना है? 750 से लेकर के 1000 विक्रमी संवत तक। चारण काल जो है वो 1000 से लेकर के 1075 1375 तक है। भक्ति काल की बात करें तो 1375 से 1700। रीति काल की बात करें तो 1700 से 1900। आधुनिक काल की बात करें तो 1900 विक्रम संवत से लेकर के अभी तक। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने ग्रंथ को 7 प्रकरण में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात, 7 प्रकरण में बांटा है। जो 7 प्रकरण में बांटा है वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला प्रकरण है संधि काल। पहला कौन सा है? संधि काल है। दूसरा है चारण काल। तीसरा है भक्ति काल की अनुक्रमणिका, भक्ति काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, प्रेम काव्य। ये 7 हैं। 7 प्रकरण में उन्होंने अपने पूरे ग्रंथ को बांटा है। और ये वो रामकुमार वर्मा जी ही हैं जो स्वयंभू को पहला कवि मानते हैं। समय 693 स्वीकार करते हैं ये। तो स्वयंभू को पहला कवि मानने का काम कौन करता है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इसके अलावा शुक्ल जी की बात करें तो उन्होंने भोज को क्या माना है? पहला कवि माना है। और चंद्रबरदाई को महाकवि। अब आता है अगला इतिहास इसी की कड़ी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित कुछ ग्रंथों की बात करें अगर हम, तो इसमें हिंदी साहित्य की बात करें सबसे पहले, हिंदी साहित्य की भूमिका द्विवेदी जी के ग्रंथ में आता है। हिंदी साहित्य की भूमिका, प्रकाशन इसका 1940 होता है। ये बहुत पकाऊ चीज़ होती है। ये जो होती है इसको याद करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। यही याद हो गया जिसको, वो समझ जाओ कि हिंदी में विजेता हो गया है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास ये 1452 है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 से 1953। ये हैं इनके साहित्यिक ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों। हिंदी साहित्य की भूमिका 40 में, साहित्य का उद्भव और विकास 52 में, और साहित्य का आदिकाल 1952-53। शुक्ल जी वीरगाथा को आदिकाल, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शुक्ल जी ने जो आदिकाल था उसको क्या कहने का प्रयास किया था? वीरगाथा काल। वापस से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा है। यहाँ पर प्रथम कालखंड को आदिकाल नाम देने का, जो बल देने का काम है, वो किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि कहा है। देखिए, तीनों की बात आती है, उधर से भोज या मुंज शुक्ल जी, और इधर से आता है तो कौन? इससे पहले हम लोगों ने इतिहास ग्रंथ पढ़ा। यहाँ पर आइए, रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को पहला कवि माना। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात आती है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अब्दुल रहमान को पहला मानते हैं। इन्होंने भक्ति आंदोलन को भारतीय सांस्कृतिक चेतना के विकास का परिणाम कहा है। भक्ति आंदोलन को किस रूप में लिया इन्होंने? भारतीय सांस्कृतिक चेतना के विकास का परिणाम कहा है। और शुक्ल जी ने भक्ति आंदोलन को लेकर के क्या कहा है? चित्तवृत्तियों, जनता की मनोवृत्तियों और चित्तवृत्तियों को प्रतिबंधित करता है। इन्होंने कहा है कि ये जो भक्ति आंदोलन है वो भारतीय सांस्कृतिक चेतना का विकास है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के विषय में आगे बातें अगर की जाएं तो इन्होंने आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों और विरोधों का युग कहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों और विरोधों का युग कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इतिहास लेखन में समाज शास्त्रीय पद्धति का प्रयोग किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो काल विभाजन है वो कौन सा है? सबसे पहला ये आदिकाल बताते हैं, 1000 से लेकर के 1400।
भक्ति काल को बताते हैं 1400 से 1600, रीति काल को बताते हैं ये 1600 से 1800, आधुनिक काल को बताते हैं 1800 से 1952। आइए आगे की बातचीत करें। हिंदी साहित्य की भूमिका में साहित्य के विभिन्न स्वरूपों का विकास विराट रूपों में वर्णन 10 अध्यायों में किया गया है। हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखा है? जाहिर सी बात है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और हिंदी साहित्य की भूमिका में साहित्य के जिन विभिन्न स्वरूपों को पढ़ा गया है, समझा गया है, 10 अध्याय हैं वो। अब यहाँ पर हम उन 10 अध्यायों की बात कर लेते हैं, जिसमें हिंदी साहित्य पहला है भारतीय चिंतन का स्वाभाविक विकास, संत मत, भक्तों की परंपरा, योग मार्ग और संत मत, सगुण मतवाद, मध्य युग के संतों का स्वाभाविक विकास, भक्ति काल के प्रमुख कवियों का व्यक्तित्व, रीति काल, उपसंहार, ये 10 हैं। आगे देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वे ऐसे प्रथम इतिहासकार हैं जिन्होंने रामचंद्र शुक्ल की अनेक मान्यताओं धारणाओं का पुख्ता प्रमाणों के आधार पर खंडन किया और अपनी मान्यताएं स्थापित की हैं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के विषय में गणपति चंद्र गुप्त जी कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ऐसे प्रथम इतिहासकार हैं जिन्होंने शुक्ल जी की अनेक मान्यताओं और धारणाओं का पुख्ता प्रमाणों के आधार पर खंडन किया और अपनी मान्यताएं स्थापित की हैं। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णित नहीं हो सकता है, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। साधारणतः ईस्वी की 10वीं सदी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक के काल को हिंदी साहित्य का आदि काल कहा जाता है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का वक्तव्य है। इस कड़ी में अगला नंबर आता है कौन सा? हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा की बात करें, लेखन की, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी आते हैं। साहित्यिक ग्रंथ इनका होता है हिंदी साहित्य का अतीत, जो कि 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। पहला भाग है 1959 ईस्वी और दूसरा भाग है 1960 ईस्वी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त एक अन्य इतिहास ग्रंथ है जिसमें हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है। 2 भागों में ये प्रकाशित हुआ है। पहला भाग 1964 में आया था, दूसरा भाग आया था 1965 में। शालिभद्र सूरी को पहला कवि मानने का, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपके एग्जाम में आ सकता है कि शालिभद्र सूरी को पहला कवि किसने माना है? तो वो हैं गणपत चंद सूरी, गणपत चंद गुप्त जी ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इसके बाद हिंदी साहित्य इतिहास में आता है नाम किसका? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में अगला नाम आता है डॉक्टर नगेंद्र का। डॉक्टर नगेंद्र की बात करेंगे तो स्वयं का कोई साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन नहीं किया गया है इनका, केवल एक पुस्तक के रूप में सभी प्रमुख साहित्यकारों के इन्होंने सार रूप प्रस्तुत किए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने इतिहास लेखन का कार्य नहीं किया है। इनकी जो पुस्तक मिलती है इतिहास पर, जो भी वक्तव्य उसमें प्राप्त होते हैं वो इनके नहीं हैं, बल्कि ये विभिन्न इतिहासकारों के हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 16 खंड में प्रस्तुत किया है, जिनमें से 3 खंडों को संपादित किया है इन्होंने। 16 खंडों का हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास है आया है, जिसमें से केवल 3 खंडों का इन्होंने संपादन किया है। वो कौन कौन से हैं जिन 3 खंडों का इन्होंने संपादन किया है? उसमें भाग 6 हैं रीतिकाल, रीतिबद्ध, भाग 10 हैं उत्कर्ष काल या काव्य छायावाद, भाग 15 है जो अंतर भारतीय हिंदी साहित्य या महापंडित राहुल सांकृत्यायन के साथ मिलकर। ध्यान दीजिएगा, आगे पढ़ेंगे हम इन सभी बातों को। आइए ध्यान दिया जाए इन मुद्दों पर। इस ग्रंथ के जो प्रथम भाग का शीर्षक था वो हिंदी साहित्य की पीठिका था, और अंतिम यानी कि जो 16वां खंड है वो हिंदी का लोक साहित्य, जिसका संपादन डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय या राहुल सांकृत्यायन दोनों ने मिलकर के किया है। आगे हम इन 16 खंडों को बताने चल रहे हैं क्रमवार तरीके से। फिलहाल डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा जो इतिहास का नामकरण और काल विभाजन प्राप्त होता है उसके विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहला आदिकाल है जो कि 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य तक मानते हैं। दूसरा है भक्ति काल जो 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी तक मध्य तक। रीति काल है जो 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक। और आधुनिक काल है जो 19वीं शताब्दी के मध्य से अभी तक है। आधुनिक काल विभाजन की बात अगर हम करें यहाँ पर, आधुनिक काल विभाजन में जो आधुनिक काल का समय बांटा गया है उसमें
इन्होंने आधुनिक काल को भी बांटा है। पुनर्जागरण काल, जिसको भारतेंद्र युग के नाम से बताया, 1857 से लेकर के 1900 तक का। जागरण काल या सुधार काल, द्विवेदी युग जिसको कहते हैं, ये 1900 लेकर के 1918 बांटा है। छायावाद 1918 से 1938 का समय है। छायावादोत्तर काव्य, जिसमें को प्रगति प्रयोग काल जो है वो 38 से 53 का है, और नवलेखन 1953 से आगे का है। डॉक्टर नगेंद्र को रस सिद्धांत विवेचन पर 1665 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। आगे बात करें अगर हम, तो काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास 18 खंड थे टोटल, जिनमें से 16 खंडों का प्रकाशन किया गया है, और इन 16 में से 3 का संपादन किसने किया है? डॉक्टर नगेंद्र ने किया है। अब हम यहाँ पर सभी भागों की बात कर लें तो भाग 1 जो है हिंदी साहित्य की पीठिका या हिंदी साहित्य की भूमिका कह लीजिए आप उसको, हिंदी साहित्य की भूमिका या हिंदी साहित्य की पीठिका है ये, जिसका प्रकाशन 1957 में हुआ था। संपादक थे कौन? राजबली पांडे। भाग 2 की बात करें तो हिंदी भाषा का विकास है, प्रकाशन 65 में हुआ था। संपादन किया था धीरेन्द्र वर्मा व बाबूराम सक्सेना ने। इसके बाद भाग तीसरे की बात करें तो हिंदी साहित्य का उदय और विकास, 1983 में इसका प्रकाशन हुआ है, जो संपादक थे पंडित करुणापति त्रिपाठी, भोला शंकर व्यास और डॉक्टर वसुदेव सिंह। आगे हम बात करें भाग 4 को लेकर के, तो भाग 4 पर आ जाइएगा। तो भाग 4 जो है भक्ति काल या निर्गुण भक्ति, प्रकाशन 1968 हुआ था, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको। भक्ति काल जो सगुण भक्ति था वो 74 में, दीनदयाल गुप्त, विजयेंद्र स्नातक, देवेंद्र नाथ शर्मा। भाग छठा जो है वो रीतिकाल या रीतिबद्ध है, प्रकाशन 1958 है, संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र। भाग 7 की बात करें रीतिकाल या रीत मुक्ति, 1972 है, संपादक भगीरथ मिश्र हैं। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये सवाल आता है रीतिकाल। भाग 8 की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान या भारतेंद्र काल जिसको कहेंगे, प्रकाशन 72 में हुआ था, विनय मोहन शर्मा ने। यहाँ पर इंपॉर्टेंट करिएगा इसको, विनय मोहन शर्मा। हिंदी साहित्य का परिष्कार या द्विवेदी काल जिसको बोलेंगे, 9वां भाग है ये, सुधाकर पांडे के द्वारा संपादन का कार्य हुआ, 77 में आया था ये। हिंदी साहित्य का उत्कर्ष, छायावाद काव्य को ये प्रकाशन किया है कि 1971 में डॉक्टर नगेंद्र ने स्वयं, रमेश्वर अंचल, शिवप्रसाद मिश्र रुद्र के साथ मिलकर। भाग 11 की बात करते हैं तो भाग 11 होता है हिंदी साहित्य का उत्कर्ष, छायावाद नाटक, प्रकाशन वर्ष 1972 है, संपादन सावित्री सिन्हा, डॉक्टर दशरथ ओझा, लक्ष्मी नारायण लाल। भाग 12 की बात करें तो हिंदी साहित्य का उत्कर्ष कथा साहित्य के नाम से, यहाँ पर प्रकाशन वर्ष 84 है, संपादक हैं निर्मला जैन, अमृतलाल नागर, कल्याणमल लोढ़ा। भाग 13 की बात करें तो हिंदी साहित्य का समालोचना, निबंध एवं पत्रकारिता, 65, संपादक किया था किसने भाई? नारायण सुधांशु ने। भाग 14 की बात करें तो हिंदी साहित्य का अद्यतन काल है, 1970, संपादक हैं हरवंश लाल शर्मा, कैलाश चंद भाटिया। भाग 15 की बात करें तो भाग 15 है आंतर भारतीय साहित्य, प्रकाशन वर्ष है 1979, संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र। भाग 16 हिंदी का लोक साहित्य है, प्रकाशन 60 में है, संपादक राहुल सांकृत्यायन और कृष्णदेव उपाध्याय हैं। तो साथियों, आज की इस कड़ी में हम लोगों ने जितना अध्ययन किया है वो साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का अध्ययन किया है। हम सभी लोगों ने साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को संपन्न कर लिया है। ध्यान दीजिए, आगे मिलेंगे हम सभी लोग, तो अब हम लोग इतिहास की परंपरा में ना चल करके अब साहित्य इतिहास का अध्ययन करना शुरू करेंगे, यानी हिंदी साहित्य के अध्ययन का कार्यक्रम अब हमारा प्रारंभ होगा। तो आज के सेशन में इतना ही। कैसा लगा सेशन, कंटेंट कैसा लगा, इस बात को लेकर के कमेंट जरूर करिएगा। एक प्यारी सी टिप्पणी हमारा दिन बना देगी, एक प्यारा सा अनुभव आप अपना साझा कर दीजिएगा हमारे इस मेहनत के लिए, हमारे इस सेशन के लिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।